हेलो। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं मीटर ब्रिज के बारे में। तो ये हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में चौथे नंबर का इंस्ट्रूमेंट है। पहले नंबर का इंस्ट्रूमेंट था गैल्वेनोमीटर, दूसरा था हमारे पास अमीटर, तीसरा था हमारे पास वोल्ट मीटर, चौथा हमारे पास है मीटर ब्रिज। अब मीटर ब्रिज जो है वो बेस्ड होता है व्हीटस्टोन की वर्किंग पे। जिस तरीके से हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज वर्क करता है बिल्कुल उसी तरीके से, बिल्कुल उसी प्रिंसिपल पर हमारा मीटर ब्रिज भी काम करता है। तो पहले एक बार समझ लेते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज एक इस तरीके का अरेंजमेंट होता है रेजिस्टेंसेस का, जहाँ पे रेजिस्टेंसेस लगे हैं R1, R2, R3 एंड R4, और यहाँ पे लगा है एक गैल्वेनोमीटर G, और इसको कनेक्ट कर दिया जाता है एक बैटरी से। ये बैटरी का EMF मैंने मान लिया E के बराबर है। तो यदि R1 इंटू R3 इज इक्वल टू R2 इंटू R4 हो जाता है, यदि हम इन रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज को कुछ इस तरीके से अरेंज कर देते हैं जिससे कि R1 इंटू R3 इज इक्वल टू R2 इंटू R4, चाहे आप इसको ऐसे समझ लीजिए R1 बाय R4 या R1 बाय R2 इज इक्वल टू R1 बाय R2 इज इक्वल टू R4 बाय R3, चाहे तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं दैट R1 बाय R2 इज इक्वल टू R4 बाय R3, चाहे आप इसे लिख सकते हैं टू R1 बाय R4 इज इक्वल टू R2 बाय R3, और इसे लिख सकते हैं आप R1 बाय R4 इज इक्वल टू R2 बाय R3, R1 बाय R4 इज इक्वल टू R2 बाय R3, या फिर मैं इसको ऐसे याद रखता हूं R1 इंटू R3 इज इक्वल टू R4 इंटू R2। यदि ये रिलेशन ये सेटिस्फाई करते हैं तो हम कहते हैं कि ये जो गैल्वेनोमीटर है इसमें जीरो करंट फ्लो होता है। देन रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर इज जीरो रीडिंग होती है गैल्वेनोमीटर की। अब आप जैसा कि हम देख सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर हमारे पास यदि है और हम इसको कुछ इस तरीके से मूव करवा दें गैल्वेनोमीटर को जिससे इस गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो के बराबर हो जाए, तो हम एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। यही मीटर ब्रिज में होता है। तो देखिए मीटर ब्रिज कैसे बना होता है। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से मेटल की स्ट्रिप्स होती हैं और मेटल की स्ट्रिप से कनेक्ट कर दिए जाते हैं रेजिस्टेंसेस कुछ इस तरीके से। तो ये एक 1 मीटर का वायर यहाँ पे होता है, 100 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। दैट्स वाई द नेम मीटर ब्रिज। 100 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है और यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया जाता है एक बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, ये इसकी बनावट देखते हैं ये कैसे बना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक वायर होता है, एक यूनिफॉर्म वायर होता है जिसका रेजिस्टेंस यूनिफॉर्मली यहाँ पे वेरी कर रहा है। इस वायर की लेंथ जो है वो 1 मीटर के बराबर होती है। 1 मीटर का मतलब है 100 सेंटीमीटर के बराबर। 100 सेंटीमीटर है इसकी लेंथ। यहाँ पे ये मेटल की प्लेट्स लगी होती हैं और मेटल की प्लेट से कनेक्टेड होते हैं ये रजिस्टर्स। एक रजिस्टर यहाँ पे है जिसकी वैल्यू अननोन है जो हम कैलकुलेट करने वाले हैं, और यहाँ पे एक स्टैंडर्ड वैल्यूज का एक रजिस्टर रखा होता है। स्टैंडर्ड वैल्यू का रजिस्टर जो हमें मालूम है वैल्यू, वो यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाया जाता है। इसके बाहर की तरफ एक बैटरी लगाई जाती है जो इसमें पावर देने का काम करती है, यानी एनर्जी का सोर्स की तरह काम करती है। इस वाली मेटल प्लेट के मिड पॉइंट से एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया जाता है और गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट की जाती है एक जॉकी बेसिकली एक मेटल का एक प्रॉन्ग होता है, शार्प पॉइंटेड होता है, और इस जॉकी को इस वायर के ऊपर मूव कराया जा सकता है। तो हम क्या करते हैं, इस जॉकी को इस पॉइंट से मूव कराना स्टार्ट करते हैं। ये मूवेबल होती है तो इसको यहाँ पे रख देते हैं और फिर धीरे धीरे इसको मूव कराना स्टार्ट करते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ, और
इन सारी पोजीशंस में कुछ ना कुछ गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलता है। लेकिन एक ऐसा पॉइंट जरूर आता है, इस पूरे वायर में एक ऐसा पॉइंट हमें मिलता है जिस पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन है नीडल का वो 0 के बराबर हो जाता है। और हम जानते हैं कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 होने का मतलब ये है कि गैल्वेनोमीटर में जो करंट पास हो रहा है वो 0 के बराबर होता है, और उस कंडीशन को, उस इंस्टेंट को हम बैलेंस्ड कंडीशन कहते हैं, और इस लेंथ को हम बैलेंस्ड लेंथ कहा जाता है। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि L1 लेंथ पर ऐसा होता है कि गैल्वेनोमीटर में जो करंट है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो ये लेंथ यदि L1 के बराबर है, ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी आपके पास, 100 माइनस L1 के बराबर। तो आप यहाँ पे बैलेंस्ड व्हीटस्टोन की कंडीशन लगा सकते हैं, दैट इसका रेजिस्टेंस इनटू इसका रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इसका रेजिस्टेंस इनटू इसका रेजिस्टेंस। ये मैं सिचुएशन यहाँ पे लगा सकता हूँ। तो यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस R है इनटू इसका रेजिस्टेंस, इसकी आप मान लीजिए रेजिस्टिविटी रो है, इसका लेंथ कितना है 100 माइनस L1 डिवाइडेड बाय एरिया, मैंने मान लिया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका A है, इज इक्वल टू इसका रेजिस्टेंस S इनटू इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा रो L1 डिवाइडेड बाय A। सो A से A कैंसिल हुआ, रो से रो कैंसिल हुआ, आपको मिल जाता है यहाँ पे R की वैल्यू मिल जाती है यहाँ से S इंटू L1 डिवाइडेड बाय 100 माइनस L1 के बराबर। तो यहाँ पे आपको L1 मालूम है, L1 क्योंकि जॉकी आपके हाथ में है, तो आप बता सकते हैं यहाँ से यहाँ कितने मेजर करके कितना लेंथ है ये, और यहाँ से आप 100 में से L1 को माइनस कर देंगे, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको मालूम है, तो आप R की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे एक खास बात ये है, आपको ये याद रखनी है कि टू गेट द एक्यूरेट रिजल्ट, टू गेट द एक्यूरेट रिजल्ट आप क्या करते हैं, हम इस स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू को कुछ इस तरीके से सेट करते हैं कि जो बैलेंस्ड लेंथ है वो 50 सेंटीमीटर के आसपास आए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टू गेट द एक्यूरेट रिजल्ट वी शुड गेट द बैलेंसिंग पॉइंट या बैलेंस्ड पॉइंट नियर टू मिड पॉइंट। मिड पॉइंट के पास आपको मिलना चाहिए बैलेंस पॉइंट है आपका, यानी बैलेंसिंग लेंथ L1 की वैल्यू 50 सेंटीमीटर के आसपास आनी चाहिए, तो हमें मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है। ठीक है जी। तो इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस भी करेंगे आगे इसके अगली वाली वीडियो में। इसके बाद हम चलते हैं थ्योरी वाले पार्ट को फिनिश करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो मेजरिंग डिवाइस है उसका नाम है पोटेंशियोमीटर। तो फिफ्थ डिवाइस हमारे पास है, इसका नाम है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर, अब पोटेंशियोमीटर के दो आपके पास कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, दो इसके एप्लीकेशन होते हैं। एक्सक्यूज मी। इसका पहला एप्लीकेशन ये है कि हम इसका इस्तेमाल करते हैं दो ईएमएफ को कंपेयर करने के, दो सेल हैं जिनके अलग अलग ईएमएफ हैं, उनको कंपेयर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे टू कंपेयर ईएमएफ्स ऑफ टू सेल्स। ठीक, तो देखिए कैसे ये बना होता है। तो एक हमारे पास यूनिफॉर्म वायर होता है, एक यूनिफॉर्म वायर का मतलब है कि इसका रेजिस्टेंस यूनिफॉर्मली वेरी कर रहा है। एक यूनिफॉर्म वायर यहाँ पे हम लगाते हैं। ठीक है साहब, ये यूनिफॉर्म वायर हो गया। इसको नाम दे देते हैं, इसका नाम रख देते हैं ए बी, इसका नाम रख देते हैं ए बी। ये इसको कह दीजिए आप ए, इसको कह दीजिए आप बी। इस वायर को कनेक्ट कर दिया जाता है एक बैटरी से, यहाँ इसको कनेक्ट कर दिया जाता है। मैंने मान लिया कि बैटरी का ईएमएफ ईपी के बराबर है। इस बैटरी का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी हो सकता है, वो मैंने मान लिया आरपी के बराबर है। और यहाँ पे हम एक रियोस्टेट लगाते हैं। रियोस्टेट का मतलब एक वेरिएबल रेजिस्टर यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, RH, और इसको कर दिया जाता है कनेक्ट। ठीक है साहब, एक्सक्यूज मी।
मैंने मान लिया इस वायर ए बी का जो रेजिस्टेंस है वो आर के बराबर है। मैंने मान लिया कि रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो आप बताइए बेटा कि इस सर्किट में जो करंट की वैल्यू है वो कितनी होगी। तो हम कह सकते हैं कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए, इस डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए करंट ऐसे। और उस करंट की वैल्यू जो है वो कहलाती है, वो आप निकाल सकते हैं, I इज इक्वल टू EMF कितना है EP डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना है RP प्लस RH प्लस कैपिटल R। दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट इन दिस सर्किट। और इस सर्किट को प्राइमरी सर्किट कहा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे सबस्क्रिप्ट P का इस्तेमाल किया है। इसे कहते हैं प्राइमरी सर्किट, प्राइमरी सर्किट। ठीक है, तो ये आपके पास IP कहते हैं इसे, करंट इन द प्राइमरी सर्किट, करंट इन द प्राइमरी सर्किट। अब हम क्या करते हैं ये सुनिए। ठीक है, तो हम जो भी करेंगे उससे पहले एक कॉन्सेप्ट आपको और सीखना जरूरी है कि मैं मान लीजिए निकालना चाहता हूं कि पॉइंट A और यहां पे एक और पॉइंट है, मान लीजिए पॉइंट J, यहां से L दूरी पर एक पॉइंट है आपके पास J, और हम ये निकालना चाहते हैं कि इस A और J के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस कितना होगा। हम निकालना चाहते हैं VAJ कितना होगा। तो पहले तो आप ये पता लगाइए कि कौन सा पॉइंट हायर पोटेंशियल पे होगा, कौन सा पॉइंट लोअर पोटेंशियल पे होगा। तो हम जानते हैं कि एक रेजिस्टर के अंदर करंट जो है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। इस वायर के सेगमेंट में करंट जो है वो लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसका मतलब A पॉइंट हायर पोटेंशियल पे होगा, J पॉइंट लोअर पोटेंशियल पे होगा। जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो घटती जाएगी। ये पॉइंट ज़्यादा, ये पॉइंट कम पोटेंशियल पे, और 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 कम पोटेंशियल पे ये पॉइंट आपको मिलने वाला है। तो ये आप निकाल सकते हैं कैसे, कि आप मान लीजिए कि पूरे इस वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो किसके बराबर है, VAB के बराबर। VAB के बराबर ये आपके पास पूरा पोटेंशियल ड्रॉप है यहां से लेके यहां तक, और ये L पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। इतना भी मत सोचो भाई, इतना भी मत सोचो। आप क्या करिए, यहाँ पे आप जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट कितना है IP के बराबर और रेजिस्टेंस कितना है RAJ के बराबर। अब RAJ कैसे निकालें, क्योंकि हम जानते हैं कि एक यूनिफॉर्म वायर है, यूनिफॉर्म वायर में जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। तो यदि इतनी लेंथ का रेजिस्टेंस R के बराबर है तो इतनी लेंथ का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। यस, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं IP इंटू पूरे वायर का रेजिस्टेंस R है, पूरे वायर की लेंथ कैपिटल L मान लेता हूँ, और आपके पास ये मिल जाएगा आपके पास स्मॉल l। इस लेंथ से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको ये पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया इस AJ के अक्रॉस। ठीक बात। तो हम ये जो क्वांटिटी है बेटा, अच्छा एक काम और कर लेते हैं कि IP इंटू R जो है वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB। IP इंटू R क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB। सो VAB अपॉन L इंटू स्मॉल l, अब यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है VAB डिवाइडेड बाय कैपिटल L इंटू स्मॉल l। VAB अपॉन कैपिटल L जो है इस क्वांटिटी को कहा जाता है potential across this wire divided by length, that is called potential gradient. So VAJ कहलाता है आपका phi into small l। phi जो है बेटा वो कहलाता है potential gradient, phi को कहते हैं potential gradient, potential gradient इसे कहा जाता है कि पर यूनिट लेंथ में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। हमें यूनिट लेंथ का पोटेंशियल ड्रॉप पता है तो हम इस स्मॉल l लेंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा यहाँ इस लेंथ के अक्रॉस। तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है जी, तो चलो ये कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया सर। हाँ ठीक है सर, समझ गए। इस कॉन्सेप्ट से हमें ये सीख मिलती है कि यदि हम इस वायर के किसी भी छोटे सेक्शन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखना चाहें, हम देखना चाहें कि इतनी लेंथ में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है,
तो हम क्या करेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट में मल्टीप्लाई कर देंगे इस छोटी सी लेंथ को। इस लेंथ को मल्टीप्लाई कर दिया तो इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया। इस लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। ऐसे ही आप इस लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालना चाहते हैं तो इस लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट में, आपको इस दोनों पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या है, टोटल पोटेंशियल अक्रॉस वायर ए बी डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय इसकी लेंथ इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब हम चलते हैं प्रोसेस की तरफ कि कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं दो ईएमएफ को, दो सेल्स के ईएमएफ को कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो यहां पे स्टेप नंबर 1 मैं यहां पे लिखने वाला हूं। स्टेप नंबर 1 देखते जाइए क्या होता है इसमें। तो हमारे पास ये प्राइमरी सर्किट है, आपके पास है RH, या आपके पास है स्मॉल r, या आपके पास है EP, या आपके पास RP। यहाँ पे एक मोटा वायर AB जो है लगा हुआ है, मोटा वायर AP, मोटा वायर AB यहाँ पे लगा हुआ है। A से हम कनेक्ट करते हैं एक सेल, एक सेल यहाँ पे कनेक्ट किया जाता है जिसका EMF मान लीजिए E1 के बराबर है, और इस बैटरी से कनेक्ट किया जाता है एक गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट की जाती है एक जॉकी, जॉकी J। अब जॉकी जो है वो टिकेगी तो है नहीं एक जगह, जॉकी जो है, जॉकी को मूव कराते हैं पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ। पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ हम जॉकी को मूव कराते हैं और एक ऐसा पॉइंट ढूंढने की कोशिश करते हैं जहां पे गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन आए। तो भाई ये बात याद रखना कि हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, इन दोनों में हम बैलेंस्ड पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। एक पॉइंट हम ढूंढते हैं जहां पे गैल्वेनोमीटर में जीरो रीडिंग आए, कोई भी डिफ्लेक्शन ना हो। तो भाई एक ऐसा पॉइंट ज़रूर आता है यहाँ पे, यदि आपने सब कुछ जो है सही ढंग से लिए हैं वैल्यूज़, तो एक बैलेंसिंग लेंथ आपको प्राप्त होती है, एक ऐसा पॉइंट प्राप्त होता है जहाँ पे गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो के बराबर है। तो मैंने मान लिया कि लेंथ L1 पर मैंने माना कि गैल्वेनोमीटर में करंट जो है जीरो के बराबर है, यानी कि हमने पहला बैलेंस्ड पॉइंट ढूंढा है। अब किसी के मन में सवाल आता है कि सर इसमें करंट जीरो कैसे हो गया, बताइए मुझको। तो भैया ये देखो कि एक ऐसा आप यदि सर्किट देखें, ऐसा सर्किट देखें, तो यदि EMF E है, EMF E है, तो करंट बताओ कितना होगा यहाँ पे रेजिस्टेंस में। तो हम कह सकते हैं ये बैटरी करंट ऐसे घुमाना चाहती है, ये बैटरी करंट ऐसे घुमाना चाहती है, दोनों जो हैं एक दूसरे का अपोज करेंगे और करंट जो है जीरो हो जाएगा। करंट कितना हो जाएगा, जीरो के बराबर। कुछ वैसी सिचुएशन यहाँ पे है कि ये हायर पोटेंशियल पे पॉइंट है, ये लोअर पोटेंशियल पे पॉइंट है, ये हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, तो ये वाली सिचुएशन बन रही है, तो करंट जीरो हो जाएगा इस सर्किट में। नीचे वाले सर्किट में करंट हो जाएगा जीरो, नीचे वाले सर्किट को कहते हैं सेकेंडरी सर्किट। तो हम ये लिख सकते हैं बेटा, इस वाले लूप में आप क्या लगा दीजिए, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा दीजिए। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ आप लगाएंगे तो आपको मिलेगा E1 इज इक्वल टू इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। यहां से यहां गए तो पोटेंशियल में गेन हुआ E1, यहां से यहां जाएंगे रेजिस्टेंस में, क्योंकि यहां करंट फ्लो हो रहा है इस वाले पार्ट में, तो यहां पे कुछ ना कुछ जो है क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो E1 माइनस, मैं लिखूंगा E1 माइनस पोटेंशियल अक्रॉस AJ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AJ इज इक्वल टू जीरो। ये आपको मिलेगी इक्वेशन। तो यहाँ से E1 की वैल्यू आप लिख सकते हैं VAJ, और VAJ हम बता सकते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट की मदद से, तो कितना हो जाएगा आपके पास phi इंटू L1। इक्वेशन नंबर 1 आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। ये वैल्यू आपको मिल जाती है E1 इज इक्वल टू phi इंटू L1। अब हम क्या करते हैं, हम एक दूसरी बैटरी लगाते हैं। ये स्टेप नंबर 1 हुआ, हम एक बैटरी को बैलेंस करते हैं यहाँ पे। अब हम दूसरी बैटरी लाते हैं, स्टेप नंबर 2। दूसरी बैटरी ले आइए, यहाँ पे सेम प्राइमरी सर्किट में हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस RP, यहाँ पे एक रियोस्टेट है जो वेरिएबल रेजिस्टेंस का होता है, हमने एक बार से यहाँ पे सेट कर दिया। तो स्टेप नंबर 2 में भी हम इसको छेड़ेंगे बिल्कुल नहीं। तो ये हमारा वायर है, यहाँ पे हमने दूसरा सेल लगाया है जिसका EMF E2 के बराबर है, गैल्वेनोमीटर और साथ में जॉकी। जॉकी को घुमाते घुमाते हम बैलेंस पॉइंट ढूंढते हैं। बैलेंस पॉइंट हमको मिलता है L2 लेंथ पर। L2 लेंथ पर हमें एक दूसरा बैलेंस पॉइंट मिलता है, और इस बैलेंस पॉइंट पर हम कह सकते हैं कि करंट इन द गैल्वेनोमीटर विल बी इक्वल टू जीरो। इस वायर में करंट अभी भी जा रहा है, लेकिन इस वाले पार्ट में कोई भी करंट नहीं जा रहा है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का इस्तेमाल करते हुए मैं सेम यही इक्वेशन दोबारा लिख देता हूँ, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से E2 इज इक्वल टू phi इंटू L2।
सबको समझ में आ गया कि हाँ सर जैसे ऐसे इसमें लिखा था ऐसे यहाँ पे हमने इक्वेशन लिख दी, कितने से पार्ट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है कितना है फाई L2 के बराबर, और ये कितना है E2 के बराबर, सो E2 इज इक्वल टू फाई L2। इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 जो है ये दोनों को सॉल्व करके हम E1 और E2 की का जो रेशियो है निकाल सकते हैं। दिमाग में सवाल आता है सर फाई की वैल्यू चेंज क्यों नहीं करी है इसमें। फाई जो है वो प्राइमरी सर्किट पे डिपेंड करता है, तो प्राइमरी सर्किट की प्राइमरी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस, प्राइमरी सर्किट का रियोस्टेट, जब तक प्राइमरी सर्किट में आप कोई बदलाव नहीं लाएंगे तो आपका जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो चेंज नहीं होता है। तो ये बात याद रखें, फाई की वैल्यू प्राइमरी सर्किट के कंपोनेंट से डिसाइड होती है, सेकेंडरी सर्किट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो प्राइमरी सर्किट से मैंने फाई L1 लिखा, सेकेंडरी सर्किट से E1 लिखा, प्राइमरी सर्किट से फाई L2 लिखा, सेकेंडरी सर्किट से E2 लिखा, और इन दोनों इक्वेशंस को आप डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2, तो आपको मिलता है E1 बाय E2 इज इक्वल टू L1 बाय L2। तो ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन हमें यहाँ पे प्राप्त होता है, ये बात याद रखें। L1 आप देख सकते हैं आंखों से, L2 देख सकते हैं अपनी आंखों से, E1 और E2 में से यदि एक भी आपको पता है तो यहाँ पे 4 वेरिएबल्स में 3 वेरिएबल्स पता हैं, एक वेरिएबल आप निकाल सकते हैं कोई सा भी, E1 पता हो चाहे E2 पता हो। तो यहाँ से हमने कंपेयर कर लिए E1 और E2 को कि कौन किसका कितना गुना है, ये हम यहाँ से पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू आप याद रखें कि पहला जो हमने EMF बैलेंस किया है उसकी बैलेंसिंग लेंथ L1 है, E1 L1 यहाँ, E2 L2 यहाँ। ठीक है, या फिर डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि जो EMF होता है जब सेल को कंपेयर करते हैं तो EMF बैलेंसिंग लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। बैलेंसिंग लेंथ A से नापी जाती है। ठीक है, A से नापेंगे लेंथ को L1। ओके, अब इसमें दूसरा मोड होता है जो इस्तेमाल किया जाता है जब हम किसी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इसका फर्स्ट मोड हमने पढ़ा था, अब यहाँ पे सेकंड मोड हम इसका सीखने वाले हैं। सेकंड मोड, टू कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इसमें स्टेप नंबर 1 होता है भाई कैसे। स्टेप नंबर 1 इसका और इसके पिछले वाले मोड का बिल्कुल सेम है। हमारे पास एक प्राइमरी सर्किट होता है EP, इसके साथ एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है RP, यहाँ पे एक रियोस्टेट होता है RH, इसकी वैल्यू हम चेंज कर देते हैं, लेकिन हम एक एक्सपेरिमेंट के लिए एक वैल्यू ही चुनते हैं बिकॉज प्राइमरी सर्किट को छेड़ते नहीं हैं। छेड़ेंगे तो पोटेंशियल ग्रेडियंट बदल जाएगा और एक्सपेरिमेंट बर्बाद हो जाएगा। यह है साहब आपका एक मोटा वायर, इसका नाम रख देते हैं फिर से AB, और यहाँ पे लगाते हैं एक बैटरी, और बैटरी का EMF जो है E के बराबर है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो हमें कैलकुलेट करना है वो स्मॉल r के बराबर है। यहाँ पे हम लगा देते हैं गैल्वेनोमीटर और जॉकी जे। हम फिर से बैलेंस पॉइंट ढूंढने की कोशिश करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं। तो एक बैलेंस पॉइंट हमें मिलता है जहाँ पे गैल्वेनोमीटर में करंट 0 आ जाता है। इस लेंथ को आप कह दीजिए L1 के बराबर, L1 के बराबर लेंथ आ चुकी है। तो फिर से वही इक्वेशन, यहाँ पे मैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा सकता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाना। बेटा बताइए इस रेजिस्टेंस में करंट कितना है, 0। सो -IR के बराबर आपको यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा, तो -0 इंटू स्मॉल r मैंने लिख दिया। यहाँ से यहाँ आएंगे, हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो माइनस से प्लस आते हैं तो हमें गेन होता है पोटेंशियल का, और यहाँ से यहाँ जाएंगे तो आपको मिलेगा -φ इंटू L1। जो फाई हमने पिछली बार निकाला था वही फाई यहाँ पर है, सेम है पोटेंशियोमीटर के लिए फाई की वैल्यू सेम है, चाहे हम ऐसे यूज़ करें चाहे हम वैसे यूज़ करें, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको मिलता है E इज इक्वल टू φ इंटू L1, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से तो कुछ नहीं आया, यहाँ से तो कुछ नहीं आया, कोई बात नहीं। स्टेप नंबर 2 इसका इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते हैं, हम इस बैटरी को शंट कर देते हैं। इस बैटरी को शंट कर देते हैं। कैसे शंट कर देते हैं,
कि इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। कैसे, देखिए ये ईपी है, ये प्राइमरी सर्किट का इंटरनल रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रियोस्टेट है जिसकी वैल्यू RH के बराबर है, यहाँ पे एक वायर है और वायर का नाम है AB, ए से एक बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, जो नीचे वाला सर्किट है प्राइमरी के नीचे उसको सेकेंडरी सर्किट कहा जाता है, और हमने बैटरी को शंट कर दिया है, शंट कर दिया है। इसका रेजिस्टेंस मैंने मान लिया शंट रेजिस्टेंस का RS, इसका रेजिस्टेंस मैंने मान लिया। ध्यान रखना अलग अलग बुक्स में अलग अलग वेरिएबल्स लिए होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड यूज कर रहा हूँ कि शंट किया है तो RS मैंने रख दिया इसका नाम। ये स्मॉल r इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देते हैं GJ गैल्वेनोमीटर और उसकी जॉकी। हम दोबारा कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, क्या, बैलेंस पॉइंट। तो मैंने माना कि एक ऐसा पॉइंट आ गया जहां पे गैल्वेनोमीटर में करंट है 0 और ये लेंथ जो है वो L2 के बराबर आ जाती है, ये L2 के बराबर लेंथ आ जाती है। अच्छा, तो भाई इस वाली ब्रांच में करंट 0, तो मैं कह सकता हूं इस वाली ब्रांच में भी करंट 0 होगा, बिकॉज करंट यदि जा नहीं रहा है यहां से तो करंट आ भी नहीं रहा होगा, I बराबर 0। हाँ, सही बात है सर। तो आप इस वाले सर्किट को देखिए बेटा, ये वाला जो सर्किट है, ये वाला जो सर्किट है, इस सर्किट में अंदर ही अंदर करंट फ्लो हो रहा होगा। सही बात है सर, हाँ, ये इसमें अंदर ही अंदर करंट फ्लो हो रहा होगा, और उस करंट की जो वैल्यू है, करंट की जो वैल्यू है वो आप बता सकते हैं कि इसमें EMF कितना है, E के बराबर डिवाइडेड बाय RS प्लस स्मॉल r। ये करंट की वैल्यू आ गई आपके पास। अच्छा, तो मैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाने वाला हूं यहां से इस वाले लूप में, इस वाले लूप में मैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाने वाला हूं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में इस बाहर वाले लूप में लगाने वाला हूं। तो मैं लिखूंगा भाई इसमें करंट जो है वो ऐसे फ्लो हो रहा है, यहां से यहां जा रहे हैं, तो आपको मिलेगा I इंटू RS माइनस इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आप लिख सकते हैं phi इंटू L2 इज इक्वल टू 0। सो I की वैल्यू आप यहां पे लिख सकते हैं E इंटू RS डिवाइडेड बाय RS प्लस R इज इक्वल टू phi इंटू L2। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 यहां से मिल गई है, इक्वेशन नंबर 2 यहां से मिल गई है, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड आप कर दीजिए। इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1 आप करिए, आपको क्या मिल रहा है, E टाइम्स RS डिवाइडेड बाय R प्लस RS इज इक्वल टू phi इंटू L2। इसको डिवाइड करेंगे किससे, ERS अपॉन RS प्लस R, आपके पास E इज इक्वल टू phi L1, E इज इक्वल टू phi L1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए कैसे, कि phi से phi गया, E से E गया, आपको मिलता है RS अपॉन R प्लस RS इज इक्वल टू L2 बाय L1। रिवर्स कर दीजिए इसको, आपको मिल जाएगा R अपॉन RS प्लस 1 इज इक्वल टू L1 बाय L2। तो यहाँ से मिलेगा R इज इक्वल टू RS इंटू L1 बाय L2 माइनस 1। तो ये वैल्यू आपको यहाँ से प्राप्त होती है। अब आप इस रिलेशन को याद रखें एक तो। दूसरी बात आप ये देखें कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये पॉजिटिव होगा, राइट, ये पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, बिकॉज रेजिस्टेंस तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, शंट रेजिस्टेंस। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम ये कह सकते हैं कि L1 की जो वैल्यू है वो ज़्यादा होती है L2 से, L1 की वैल्यू L2 से ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें शंट करने के बाद जो बैलेंसिंग लेंथ मिलती है वो कम मिलती है, यानी कि ये बैलेंस पॉइंट यदि यहाँ है तो L2 जो है हमें थोड़ा सा पीछे मिलेगा, तो जॉकी को लेफ्ट में हमें खिसकाना होता है स्टेप नंबर 2 में, ठीक है, ऐसे याद रखना। इसके बाद एक टर्म होता है सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, सेंसिटिविटी। अब आप ये याद रखना कि जितना छोटा पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है उतनी ही ज़्यादा सेंसिटिविटी यहाँ पे आपको मिलती है। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा सेंसिटिविटी is proportional to 1 upon potential gradient, potential gradient। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट कम करवा दो तो सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे कम करवा सकते हैं,
पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल अक्रॉस द वायर ए बी वी ए बी डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। तो यदि टोटल लेंथ को कम कर दिया जाता है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। उल्टा करो, लेंथ को यदि बढ़ा दिया, जो वायर आपके पास ए बी है उस वायर की लेंथ को बढ़ा देंगे, सो वी ए बी डिवाइडेड बाय एल जो है उसमें एल बढ़ जाएगा, सो वी ए बी बाय एल जो है वो घट जाएगा। वी ए बी बाय एल जो है पोटेंशियल ग्रेडियंट है, पोटेंशियल ग्रेडियंट यदि घट गया तो सेंसिटिविटी जो है बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं और सेंसिटिविटी, या फिर डायरेक्ट ऐसे लिखो यार कि लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, उस वायर को पोटेंशियोमीटर वायर कहते हैं, पोटेंशियोमीटर वायर इज प्रोपोर्शनल टू सेंसिटिविटी। और सेंसिटिविटी, लेंथ बढ़ाएंगे तो ग्रेडियंट कम होगा, सेंसिटिविटी बढ़ेगी। और करंट से भी आप ये बात बता सकते हैं कि प्राइमरी सर्किट में जो करंट है, करंट बढ़ेगा तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो घटेगा। करंट घटने से पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा और जो आपका ग्रेडियंट है वो कम होगा, सेंसिटिविटी बढ़ेगी। तो यहाँ पे एक बात और लिख सकते हैं कि करंट इन प्राइमरी सर्किट, करंट इन प्राइमरी सर्किट, प्राइमरी सर्किट यानी कि आईपी, वो यदि हम बढ़ाते हैं, ये घटाते हैं, सॉरी यहाँ पे आएगा ये घटाते हैं, तो सेंसिटिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो चाहे तो आप ऐसे अलग अलग याद रख लीजिए, चाहे आप ऐसे डायरेक्ट याद रख लीजिए कि पोटेंशियल ग्रेडियंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सेंसिटिविटी, और पोटेंशियल ग्रेडियंट आप सोच लो कि कैसे कैसे घट सकता है जिससे सेंसिटिविटी बढ़ जाए। ठीक है।